हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब लोग अपने घर में ठीक ठाक होंगे। देखो बच्चों, आज का टॉपिक जो हमारा है वो है विद्युत क्षेत्र। आज हमारा टॉपिक विद्युत क्षेत्र है। बहुत ही सरल सा विद्युत क्षेत्र टॉपिक है। कुछ आपको नाम पढ़ के भी इसका समझ में आ रहा होगा। कोई क्षेत्र के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं, ठीक है। इस टॉपिक से आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछली क्लास यानी 11वीं कक्षा में जो आपने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आपने वहां पे गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा होगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा होगा। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता था कि यदि हमारे पास कोई द्रव्यमान होता है और उस द्रव्यमान के आसपास अपने आप एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसके अंदर जब कोई दूसरा द्रव्यमान आता है तो वो उसको आकर्षित कर लेता है। बिल्कुल इसी की भांति हमारे पास होता है विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हैं, अपन स्टार्टिंग से क्लास में किसके बारे में बात कर रहे हैं? आवेश के बारे में। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि एक आवेश होगा। तब कुछ आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने वाली हूँ। तो एक आवेश होगा और आवेश के आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसके अंदर आप कोई अन्य आवेश लाते हैं तो ही वह आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करता है। बच्चों देखो, आज तक अपन ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है ना। कूलॉम्स लॉ में आप लोगों ने क्या सीखा कि जब दो आवेश होंगे तो इनके मध्य एक कूलॉम बल लगेगा। क्या लगेगा? एक कूलॉम बल। बच्चों, पर तुम्हें ये चीज स्वाभाविक पता होगी कि अगर ये आवेश बहुत दूर दूर स्थित है, ये दोनों बहुत दूर दूर है ना, एक जोधपुर में है और एक दिल्ली में है, इतने दूर दूर दो आवेश है, तो क्या इनके मध्य ये बल लगेगा? नहीं ना। तो होता क्या है कि अगर मैं चाहती हूं चेक करना इस प्लस क्यू का विद्युत क्षेत्र, तो यह इसके आसपास का एक ऐसा घेरा है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर जब आप कोई अन्य आवेश लेकर आएंगे, अगर मैंने ये आपको दिख रहा होगा, ये जो बनाया हुआ है, इस घेरे को मैं अगर मान लेती हूं यह इस प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र है, तो इस विद्युत क्षेत्र के अंदर जब ये आवेश आएगा तो ही यह कूलॉम बल को महसूस कर पाएगा, यानी कि तभी इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। स्वाभाविक भी बात लग रही होगी आपको। तो विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी भी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करता है। ठीक है, आई थिंक सो आई एम क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो हम लोग यहाँ पर आज अपना जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी देखेंगे, गणितीय रूप भी देखेंगे। हमने एक स्रोत आवेश लिया है बच्चों, प्लस क्यू। इसको अपन ज्यादातर जो है प्लस ही लेंगे। ये मेरे पास एक स्रोत आवेश है और एक छोटा सा नन्हा मुन्ना, ये हमेशा धनात्मक होगा, ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास में परीक्षण आवेश यानी कि टेस्ट चार्ज है। ठीक है, परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज आवेश जो होता है ये बहुत ही छोटा होता है ना। इसका मान बहुत ही कम होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसको अपन लोग सिर्फ जांच यानी परीक्षण के लिए यूज करते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। क्लियर? अब क्या है, जब यह टेस्ट चार्ज यानी कि प्लस क्यू नॉट आवेश इस बड़े प्लस क्यू यानी स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर आएंगे, तभी यह कूलॉम बल महसूस करेगा। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात क्लियर हो रही होगी। अब देखो, जो हम करने जा रहे हैं, ये जो सूत्र है ये बच्चों हमेशा बिंदु आवेश यानी कि पॉइंट चार्ज के लिए ही लागू होगा। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र को मैं ऐसे लिख रही हूं, V शे यानी विद्युत क्षेत्र। हम लोग देखते हैं बिंदु आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है।
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सिर्फ बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश यानी कि बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटा सा आवेश, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है आप लोगों का, वो सूत्र ये होता है E बराबर F/Q0। ये Q0 कौन है? ये Q0 है आपका परीक्षण आवेश, जिस आवेश को आप इस वाले विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आते हैं। तो ये जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र है ये किसके बराबर है? ये जो F है ये अपना जो पिछले टॉपिक्स में अपन ने किया है कूलाम बल, यही है। और नीचे अपने पास क्या रखा अपन ने? परीक्षण आवेश रखा है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो हमारे पास क्या है, सूत्र है E बराबर F/Q0। F को हमने अपनी पिछली क्लासेस में देखा है कि F होता है K, दो आवेश यहाँ पे कौन से? Q, Q0। तुम्हारे दिमाग में होगा कि हमने अभी तक Q1, Q2 लिया था, तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। वहाँ पे हमने जो दो आवेश थे पिछली क्लासों में, देखो मैं ये बनाती थी Q1 और Q2, तो दो आवेश वहाँ पे क्या लेते थे? Q1 और Q2। अभी मेरे पास दो आवेश क्या है? एक बड़ा Q और एक Q0। इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिया है? Q और Q0 डिवाइडेड बाई R²। R क्या होती थी? इन दोनों के मध्य की सीधी दूरी का वर्ग बटा Q0। ये Q0 और ये Q0 कट जाएगा, तो हमको जो है ये देखो E है ना, E है, तो ये हमको सूत्र क्या प्राप्त होगा? KQ/R², ठीक है। तो हमको E यानी विद्युत क्षेत्र क्या मिला है? KQ/R², या दूसरा सूत्र है E बराबर F/Q0। आप जैसे इधर तीर देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे ये किस प्रकार की राशि है। यह एक सदिश राशि है। तो आपके दिमाग में आएगा अगर यह एक सदिश राशि है तो इसकी क्या होनी चाहिए? दिशा। तो ठीक है, अब देखो इसकी दिशा क्या होगी। ये क्या है? अदिश। ये क्या है मेरे पास? अदिश है ना, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है दिशा में। तो ये सदिश है ऊपर वाला F, तो E भी क्या है मेरे पास? सदिश। जो F की दिशा होगी वही अपनी E की दिशा भी होती है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होगी जो अपनी कूलाम बल की दिशा होती है, ठीक है बच्चों। और भी इसके बारे में, दिशा के बारे में और भी बहुत सारी बातें अभी अपन लोग थोड़ी सी देर में कर लेंगे। देखो E पे मैंने लगाया है सदिश रूप, और तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? सिर्फ इसका मान। ये जो है KQ/R², ये सिर्फ क्या है? ये अभी तक हमने क्या लिखा है? E का परिमाण या मान या वैल्यू, यानी कि ये सदिश रूप नहीं है। सदिश रूप लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसके साथ में एक दिशा बतानी पड़ेगी। मैंने आपको कूलाम बल वाले टॉपिक में भी बहुत अच्छे से समझाया है, उधर वापस देख लेना। अगर आपको यहाँ पे कोई भी समस्या आती है तो उस वाले वीडियो को पुनः देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि दिशा बताने के लिए हम क्या लगाते हैं? हमेशा एक एकांक सदिश। यहाँ पे एकांक सदिश मेरे लिए क्या है? R²। तो विद्युत क्षेत्र का ये बनता है सदिश रूप। और आपको मैंने एक और बात बताई थी, इस R² को हम क्या लिखते हैं? R/mod ऑफ R, या आप इसे ये भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसकी जगह ये मान पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? KQ, ये नीचे R² है, इसकी जगह हमने ये रख दिया है ना, और ये नीचे R² का R² है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इनटू, यानी कि गुणा। तो हमको क्या मिलेगा? नीचे RQ। वहां पे भी यही चीज थी, अगर R² है तो नीचे क्या है? R², और यदि यहाँ पे वेक्टर है तो यहाँ पे क्या है? हमारे पास में क्यूब है। ये गलती मत करिएगा, इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। इसको मैंने बहुत ही विस्तृत रूप से कूलाम के सदिश नियम में बहुत ही ढंग से समझा रखा है, और यहाँ पे भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है आपको कि R² का मान ये होता है। R² की जगह हम ये रखेंगे तो R² का R², इन दोनों को इंटू करके R³ आता है। तो
हमारा जो विद्युत क्षेत्र है उसका सदिश रूप पूछने पे आप ये लिखेंगे, ठीक है। और यू सूत्र अपन लोग लगाएंगे तो अपन इस सूत्र का उपयोग करेंगे न्यूमेरिकल हल करने के लिए। एम आई क्लियर? अब मैं आपको इसको दिशा से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहूंगी। तो देखिए, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर मेरे पास धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। क्यों? अभी देखो, कंसेप्ट समझ लोगे आप लोग। मेरे पास जो मैंने आपको अभी भी बताया, जो परीक्षण आवेश है वो हमेशा क्या लिया जाएगा? धनात्मक लिया जाएगा। अगर ये परीक्षण आवेश ए बिंदु पर बैठा है तो इन दोनों के मध्य क्या होगा? रिपल्शन, प्रतिकर्षण, यानी ये इससे क्या जाएगा? दूर। अगर ये बी बिंदु पर बैठा है तो भी क्या जाएगा? दूर। दूर क्यों जा रहा है? क्योंकि प्लस और प्लस के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण होता है, यानी रिपल्शन। तो प्लस क्यू आवेश में हमेशा विद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की ओर दर्शाई जाती है, जबकि अगर ये माइनस क्यू आवेश होता, और सोचो ये आपका परीक्षण आवेश बैठा है, तो इनके मध्य क्या होता बच्चों? आकर्षण। आकर्षण यानी कि ये इसकी तरफ आने का प्रयत्न करता। अगर ये इधर बैठा होता तो आप दिशा ऐसे बताते, यहाँ बैठा होता तो यहाँ बताते, यहाँ बैठा होता तो ऐसे दर्शाते। तो आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि प्लस के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर और माइनस के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती है। हमेशा इस बात को याद रखें, ठीक है। धनात्मक आवेश के लिए बाहर और ऋणात्मक आवेश के लिए अंदर की ओर होती है, ठीक है। ओके, अब देखो, हमने अभी तक देखा किसी बिंदु आवेश के कारण जो आपका विद्युत क्षेत्र था उसका मान निकाल लिया। अब ऐसा तो नहीं होगा हमेशा एक ही आवेश है। हम देखते हैं अगर हमारे पास किसी निकाय में खूब सारे आवेश बैठे हैं, 2, 3, 4, 10, 15, 20 जो भी है ना, यानी एक हमारे पास आवेशों का निकाय है। इस आवेशों के निकाय के कारण आपका विद्युत क्षेत्र कितना होगा? वी शे का मतलब विद्युत क्षेत्र मैं आपको भी पहले बता चुकी हूँ। तो हमारा टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना, या हम इसे इंग्लिश में कहें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमेशा ध्यान रखें बेटा, हम लोग यहाँ पर जो कर रहे हैं वो हाल फिलहाल किसके लिए कर रहे हैं? पॉइंट चार्ज के लिए कर रहे हैं ना, यानी हमारे पास जो आवेश है वो बहुत ही छोटा ले रखा है हमने, बिंदु आवेश है हमारे लिए। तो ये भी हमारा बिंदु आवेश के लिए है। तो देखिए, सबसे पहले हम मानते हैं कि हमारे पास 3 आवेश ले लूँ मैं, सपोज एक प्लस में है, एक माइनस ले लेते हैं और एक और प्लस ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें कोई पूछता है ये 2 से ज़्यादा है, तो मेरे पास एक आवेशों का निकाय हो गया और किसी बिंदु O है ना, ये आवेश बैठे हैं आपके A, B और C पर। इन तीनों आवेशों के कारण O बिंदु पर आपका आवेश का मान, कुल आवेश नहीं, कुल विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? प्लस Q1 माइनस Q2 और प्लस Q3, इन तीनों आवेशों के कारण जो नेट यानी कि कुल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा O बिंदु पर, वो हम ज्ञात करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो देखो, ये प्लस है तो यहाँ पे दिशा क्या होती है? मैंने अभी भी बताया, प्लस के कारण बाहर की ओर, तो यहाँ पर क्या होगी दिशा इसके कारण? बाहर की ओर। मैं इसको E1 से दर्शा रही हूँ। E1 क्या है? प्लस Q1 द्वारा O पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है E1। बिल्कुल इसी की भांति B के कारण O पर विद्युत क्षेत्र की जो आप लोगों की दिशा होगी वो देखो, माइनस है तो इसकी तरफ, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी तरफ। यहाँ से दर्शाना चाहो तो ऐसे दर्शा देना, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे? E2
और इसके कारण क्या होगी, सोचो आप लोग खुद, ये प्लस है तो दिशा क्या होनी चाहिए, बाहर की ओर, है ना। प्लस होता है तो कहाँ होती है, प्लस होता है तो कहाँ होती है, बाहर की ओर, E3। तो हमें क्या करना है, ये जो विद्युत क्षेत्र हैं इनके कारण O बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वो क्या होगा, इसका सदिश योग, यानी E1 सदिश प्लस E2 सदिश प्लस E3 सदिश। कुछ नहीं करना, आपको E1 का मान लिखिए, हमने अभी अभी देखा था, इसे क्या लिखते हैं, K Q, अभी आपने जस्ट 10 मिनट पहले देखा है, बताएं, KQ बटा R स्क्वायर, R यानी कि इनके मध्य की दूरी। अब इनके मध्य की दूरी O से A के मध्य की दूरी मान लो RO1 है, तो मैं क्या लिखूंगी, RO1 का स्क्वायर, और ये आवेश क्या है मेरे पास में, Q1, ओ बड़ा Q लिख दिया, इसको छोटा Q करिए, Q1, ठीक है। E2 का मान क्या होगा, KQ2 बटा इस दूरी को मान लीजिए आप R02 है, तो R02 का स्क्वायर सूत्र में डाला है और कुछ नहीं किया है। इसके कारण क्या हो जाएगा बच्चों, E3 का मान KQ3 बटा R03 का स्क्वायर। R03 क्या है, O और C के मध्य की दूरी, ठीक है। देखो मैं लिख देती हूँ, R01 क्या है, ओवर, ये हमने मानी है, के मध्य की दूरी। उसी तरीके से R02 क्या है, ओवर B के मध्य की दूरी, और R03 क्या मानी है, ओवर C के मध्य की दूरी मानी है, ठीक है। उस हिसाब से सूत्र मैंने लिख दिया। अभी मैंने इसका सदिश रूप नहीं लिखा, ये सिर्फ इसके मान लिखे। अगर सदिश रूप करोगे तो क्या लिखोगे आगे, इसका एकांक सदिश, ठीक है ना। क्या लिखोगे सदिश रूप में, इसका एकांक सदिश, क्या लिखेंगे, इसका एकांक सदिश। हो गया सदिश रूप। अभी मैंने क्या लिखे, इसके तीनों के सदिश रूप। हमें यहाँ पे तीनों के सदिश रूप ही जोड़ने हैं, तो तीनों के सदिश रूप मान रख दो बस। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, E1 का मान रखो KQ1 R01 स्क्वायर R01 कैप। K का मान ध्यान है 1/4πε0, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो यही है ये। देखो इसका एक ये हो गया इसका सदिश रूप। अगर आप R कैप की जगह R एरो करके बताओगे तो नीचे क्या हो जाएगा, बस क्यूब हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आप इसको इस रूप में भी रख सकते हैं और दूसरे रूप में भी ला सकते हैं। अब आप देख रहे हैं K सब में कॉमन है, तो K बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, Q1 R01 स्क्वायर R01 का कैप, Q2 R02 का स्क्वायर R02 का कैप, Q3, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। 3 के लिए ये है, तो आप अब अपना आप 4 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए अपना आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमको क्या मिला, कुल E का मान कहाँ, O बिंदु पर। इसे समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप लोग, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 10वीं क्लास में आपने देख लिया होगा, जहां R का मान, I का मान मेरे लिए यहाँ पे क्या है 1, 2 और 3, तो I का मान क्या जाएगा यहाँ से 1 से लेके 3। इसी तरीके से अगर मेरे पास n आवेश होते हैं तो ये क्या जाएगा, I 1 से लेके n, बाकी सब चीजें यथावत रहेगी। क्लियर है। तो ये हमने निकाला है, हमने एक उदाहरण लिया छोटा सा। यदि हमारे पास एक निकाय है, इसमें 3 आवेश है, तो तीनों आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान क्या था, ठीक है। अब देखिए जो हमारा अब हम लोग करने जा रहे हैं, इसी का अगला पॉइंट है, वो है विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं और उनके कुछ गुण। बहुत ही सरल सा है, चलते चलते इसको भी देख लेते हैं ताकि हमारा विद्युत क्षेत्र वाला टॉपिक ये हो जाएगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, कई बार इनके गुण पूछे जाते हैं बोर्ड की परीक्षा में। अपन को पूछे जाते हैं कि कोई 2 विशेषताएं, कोई 4 विशेषताएं दो, तो इसको समझिए यहाँ पे ना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखो बच्चों क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, बहुत ही सरल है बच्चों। यदि क्या है कि हम क्या करें, किसी आवेश को
किसी आवेश को हम लोग एकदम स्वतंत्र छोड़ दें, है ना, मेरे पास जैसे Q0 आवेश था, मैं उसको फ्री छोड़ दूं, जहां चलना है चलो, तो वो क्या करेगा, वो हमेशा बल की दिशा लेगा। वो हमेशा क्या करेगा, जैसे कि ये है ना मेरे पास Q0, तो ये हमेशा क्या करेगा, जिस दिशा में बल चलेगा उसी दिशा में खुद चलने लग जाएगा। इसकी ये दिशा होगी बेटा, ये ऐसे अपने आप ही चलेगा, ठीक है। यदि विद्युत क्षेत्र में हम लोग किसी भी आवेश को स्वतंत्र छोड़ देते हैं, किसको, किसी भी विद्युत क्षेत्र, यानी कि मैं मानूं कि मेरे पास प्लस Q का ये विद्युत क्षेत्र है और इसमें मैंने इस परीक्षण आवेश को फ्री छोड़ दिया घूमने के लिए, तो ये क्या करता है, ये उसी दिशा में चलेगा जिस दिशा में बल लग रहा होगा, ठीक है। अब ये जो लाइनें बनती हैं, ये जो वृत्ताकार मार्ग बनता है, इसी वृत्ताकार मार्ग को कहा जाता है विद्युत बल रेखा, ठीक। देखो आपको मैं इस उदाहरण से समझाती हूँ, आपको थोड़ा और क्लियर होगा। मैंने दो आवेश लिए, एक -Q और एक +Q। तुम्हें मैंने अभी अभी बात बताई कि -Q से बाहर की ओर निकलेगा, बाहर की ओर निकला ये विद्युत बल रेखा, और देखो +Q की तरफ आ रहा है, तो इसको देखो -Q है तो बाहर की ओर है, प्लस माइनस है तो उसकी तरफ जा रहा है ना, तो इसको माइनस लीजिए, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। प्लस से बाहर की ओर और माइनस की तरफ, ये प्लस और ये माइनस है ना, तो विद्युत बल रेखाएं ऐसी बनेगी, ठीक है। ऐसे ये आपको बात क्लियर होगी। अभी हमने ऊपर अकेला अकेला लिया था, यहाँ पे अपन ने दो को पास रख लिया और कुछ नहीं किया है, तो पास जा रही है इसके ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे ही बनेगी, है ना। ये प्लस है तो बाहर की ओर, प्लस है तो बाहर की ओर, ऐसे बनेगी, है ना। दो आवेश हमने लिए, उनको हमने पास पास रख दिया है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे बल रेखाओं का वितरण होगा, ओके। प्लस से निकलेगी और किस तरफ जाएगी, माइनस की ओर जाएगी। ये जो आपके विद्युत बल रेखाएं हैं, इन विद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको 2-4 गुण याद रखने बहुत ही सरल है। सबसे पहली बात आप याद रखेंगे कि ये विद्युत बल रेखाएं धनात्मक से निकलती है और ऋणात्मक की तरफ जाती है। तो पहला लिख लीजिए आप लोग, जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाती है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखें कि यदि इन बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर अपन खींच लें स्पर्श रेखा, यानी कि टेंजेंट, किसी भी, कोई भी आप लीजिए बल रेखा, उस पर कोई बिंदु लीजिए P, जहां आपका मन करता है किसी भी लाइन पर, और वहां क्या खींच लीजिए, स्पर्श रेखा खींच लीजिए। ये जो स्पर्श रेखा की दिशा है, ये आपको देती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। मैं पुनः दोहराती हूँ, लिखिए आप लोग, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या देगी, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दर्शाती है। क्लियर। दूसरी बात देखिए, ये दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ये कई बार सवाल कारण में पूछा जाता है बोर्ड में कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों काटती नहीं हैं, तो इसका उत्तर है कि अगर सपोज हम मान लेते हैं कि ये दोनों की, सपोज ऐसा होता नहीं है पर आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, सपोज ये एक दूसरे को इस बिंदु पर काट गई, P बिंदु पर, तो अगर मेरी ये स्पर्श रेखा, ये वाली विद्युत बल रेखा है, इस वाली पे मैं स्पर्श रेखा बनाऊंगी तो ऐसे आएगी, इस वाली पे स्पर्श रेखा बनेगी तो ऐसे आएगी। यानी एक ही बिंदु P पर पहली वाली बल रेखा के हिसाब से स्पर्श रेखा ये आ रही है, और दूसरी वाली, ये वाली दूसरी वाली पर स्पर्श रेखा ये आ रही है। तो एक ही बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा क्या मिल रही है, अलग अलग। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि स्पर्श रेखा जो आपको होती है वो क्या दर्शाती है, ई की दिशा। तो इसका तात्पर्य है, अगर ये एक दूसरे को काट रही होती
तो इसका मतलब क्या होता कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं प्राप्त हो रही है। देखो ध्यान से सुनो, अगर होता नहीं है, कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। कारण क्या है? हमने इससे पहला पॉइंट डिस्कस किया, किसी भी बल रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा दर्शाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। क्या दर्शाती है? विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर ये काटेगी तो इसका तात्पर्य है इस कटान बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो हमें दो स्पर्श रेखाएं मिलेगी। दो स्पर्श रेखाएं मतलब आपको दो अलग अलग दिशाएं मिलेगी। किसकी? ई की, जो कि असंभव है। किसी एक ही वक्त पर आप दो जगह मौजूद नहीं हो सकते हो ना, या हो सकते हो? बताओ आप, जादू तो नहीं अपने पास। किसी एक वक्त पर अपन एक ही जगह मिलेंगे। उसी प्रकार किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा की तीव्रता भी एक ही होती है। वो एक ही बिंदु पर अलग अलग दिशा कभी भी नहीं दर्शाती। तो ये कारण बताओ में भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से समझिएगा और इसे लिखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, ये देखो बच्चों, आपको यहाँ पे मिलेगा कि ये विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती है। ये कभी भी माइनस से प्लस की ओर नहीं जाती है। यानी कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती है, लेकिन ऋण आवेश से धन आवेश की ओर कभी नहीं जाती है। इस वजह से यह एक बंद लूप यानी क्लोज लूप नहीं बनाती। आप क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती, क्योंकि ये हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाएगी। ये कभी भी ऋण से धन आवेश की ओर नहीं जाती है। फाइन। अगला पॉइंट है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जितना आवेश से दूर जाएंगे, जितना आवेश से दूर जाएंगे इन बल रेखाओं के मध्य में दूरी बढ़ती जाएगी। यानी कि जितना आवेश के पास है उतनी ही बल रेखाएं सघन हैं, पास पास है। बल रेखाओं के पास है, जितना आवेश के पास है उतनी ही बल रेखाएं सघन हैं। और जैसे जैसे दूर जाएंगे बल रेखाओं की सघनता घटती जाएगी। यानी कि आवेश जितना पास होगा उतना ही अधिक वह कूलाम बल को एक्सपीरियंस करेगा। जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे यह बल, कूलाम बल जो है वह घटता जाएगा। तो वो आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं से भी पता लगता है। जितना आवेश के पास देखोगे इनमें सघनता यानी कि करीब करीब ज़्यादा है ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं। जैसे से दूर जाओगे वैसे वैसे ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो कम होती जा रही है। मेरे ख्याल से आज आप लोगों को मेरी बात आराम से समझ आई होगी। बहुत ही आसान सा टॉपिक था अपना आज का, वो था अपना विद्युत क्षेत्र। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी समस्या बताइएगा। और अगला टॉपिक जो होगा वो होगा अपना विद्युत द्विध्रुव के बारे में। इससे रिलेटेड अपन कुछ बातें सीखेंगे, समझेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।